हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका बीके ट्यूजन में। और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, खासकर क्लास 7th में सोशल साइंस में जितना पढ़ा है ये सारा क्वेश्चन ज़्यादा ज़रूरी है। और पहले भी हम लोग इसका वीडियो पहले भी बना चुके हैं, जब 7th क्लास में पिछले साल पढ़ रहे थे उन सभी लोगों के लिए कि संविधान क्या है। तो आप अच्छे से इस क्वेश्चन को पहले अच्छा से 2 बार सुन लीजिए और समझ लीजिए। काफ़ी आसान क्वेश्चन आता है और समझेंगे तो आराम से आप एग्ज़ाम में लिख भी सकते हैं। तो ठीक है, देर नहीं करते हैं, आगे बढ़ते हैं। संविधान क्या है तो आप लिखिएगा कि संविधान नियमों और सिद्धांतों का एक समूह है जो किसी देश या संगठन के शासन का आधार बनता है। उसके ढांचे, उसके शक्तियों और नागरिकों के अधिकारों को परिभाषित करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन ऐसा रह सकता है कि अभिलेखागार में क्या रखा जाता है। तो देखिए, अभिलेखागार में क्या रखा जाता है अगर पूछा जाएगा तो आप लोग लिखिएगा कि अभिलेखागारों में ऐतिहासिक दस्तावेज यानी बहुत पुराने समय का जो दस्तावेज है वो रखा जाता है। रिकॉर्ड, पांडुलिपियाँ और अन्य महत्वपूर्ण सामग्री रखी जाती है। बस इतना लिखेंगे, 2 नंबर में सब क्वेश्चन आएगा तो हो जाएगा। जो भविष्य के संदर्भ और शोध के लिए संरक्षित की जाती है। तो अभिलेखागार में क्या रखा जाता है तो पुराना दस्तावेज, रिकॉर्ड, पांडुलिपियाँ और अन्य महत्वपूर्ण सामग्री रखी जाती है जो भविष्य में काम आती है। नेक्स्ट है कि राष्ट्रकूट कैसे शक्तिशाली हो गए थे। तो आप लिखेंगे आंसर में कि राष्ट्रकूट दक्कन में एक शक्तिशाली राजवंश बन गए थे जो चालुक्य को हराकर और अपनी सैन्य शक्ति, प्रशासनिक कौशल और कला और वास्तुकला के संरक्षण के माध्यम से अपनी शक्ति का विस्तार करके उभरे थे। मतलब राष्ट्रकूट शक्तिशाली क्यों हो गया था तो वो जो था शक्तिशाली राज बन गया था क्योंकि चालुक्य को हरा दिया था, अपना सैन्य शक्ति को और प्रशासनिक को बहुत अच्छा कर दिया था और वास्तुकला के संरक्षण के माध्यम से अपनी शक्ति का पूरा विस्तार करके वो सब जगह पे उभर गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन ये बनेगा कि कायांतरिक सेल क्या है। तो आप लोग लिखिएगा कि कायांतरिक सेल वे सेल हैं जो अत्यधिक गर्मी, दबाव या रासायनिक रूप से सक्रिय तरल पदार्थों के कारण मूल अग्नेय या अवसादी सेल में परिवर्तन से बनते हैं। जैसे कि कायांतरिक सेल क्या है तो जब भी जो चट्टान है वो बहुत ज़्यादा गर्मी और दबाव महसूस करता है तो क्या होता है कि रासायनिक रूप से सक्रिय तरल पदार्थ के कारण वो अग्नेय अवसादी सेल में बन जाता है। तो आप इसको लिख लीजिएगा। उसके बाद कुछ क्वेश्चन इस तरह से पूछा जाएगा कि पृथ्वी का भीतरी परत को क्या कहते हैं। तो हम आपको बता दे रहे अच्छा से कि जो पृथ्वी का भीतरी परत होता है उसे क्रोड कहते हैं। तो अगर मिलाने के लिए आएगा तो आप उसको मिला भी सकते हैं या पूछा जाएगा तो आप बता भी सकते हैं ऑब्जेक्टिव में। तो पृथ्वी की जो सबसे भीतरी परत है उसको क्या कहते हैं, क्रोड कहा जाता है। एक पूछा जाएगा कि मनसबदार क्या है। तो मनसबदार मुगल काल के अधिकारी हैं। मनसबदार कौन है तो मनसबदार मुगल काल के अधिकारी हैं। मनसबदार मुगल काल में सैन्य और नागरिक अधिकारी होते थे। जलप्रपात तो आप लोग जानते होंगे कि नदी का खड्डे ढाल वाले सेल पर गिरना जलप्रपात कहलाता है। जलप्रपात तब बनते हैं जब नदी का पानी एक खाड़ी ढलान पर चट्टानी सतह से नीचे गिरता है। इक्तादार जो है संतलत काल के अधिकारी हैं। इक्तादार कौन है तो संतलत काल के अधिकारी। इक्तादार संतलत काल में इक्ता नामक भूमि अनुदान के धारक और प्रशासक होते थे। और मानसून क्या होता है तो मानसून होता है मानसूनी पवने। मानसून जो है मानसूनी पवने हैं जो विशेष रूप से दक्षिण एशिया में वर्षा लाती है। नेक्स्ट बढ़ते हैं आगे। सही गलत करने के लिए अगर आता है तो आपको थोड़ा सा ध्यान देना होगा। इसमें से हम देख लेते हैं पहले, उसके बाद करते हैं। यहाँ से देखते हैं तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। जैसे आपसे पूछा जा सकता है कि राज्यपाल का जो राज्य का राज्यपाल मुख्यमंत्री नियुक्ति करता है। तो देखिए, मुख्यमंत्री का जो नियुक्ति करता है ना वो राज्य का राज्यपाल ही करता है। तो लिख दीजिएगा कि यह कथन सही है क्योंकि राज्य का राज्यपाल मुख्यमंत्री और अन्य मंत्रियों की नियुक्ति करता है। फिर पूछा जा सकता है कि भारत के हर राज्य में विधानसभा है नहीं है। तो लिखिएगा गलत, यह कथन गलत है। क्यों? क्योंकि भारत के सभी राज्यों में विधानसभाएं हैं। हालांकि कुछ केंद्र शासित प्रदेश में विधानसभाएं है। मतलब भारत के हर राज्य में विधानसभाएं नहीं है तो नहीं है, गलत है क्योंकि है भारत का सब राज्य में विधानसभाएं हैं। फिर है हिमनद का निक्षेपण पुलिन कहलाता है, नहीं, यह कथन गलत है। हिमनद के निक्षेपण से बनी स्थल कृतियाँ मोराइन यानी हिमोड़ कहलाती है, जबकि
पुलिन समुद्र तट पर बने पाए जाते हैं। फिर है मोहम्मद बिन तुगलक प्रतिभा संपन्न सुल्तान था, तो आप लिखिएगा हाँ, मोहम्मद बिन तुगलक जो था वो अपने समय का प्रतिभा और संपन्न सुल्तान था। फिर पूछा जा सकता है, क्योंकि मोहम्मद बिन तुगलक अपनी विद्वता और कुछ नवीन विचारों के लिए जाना जाता था, हालांकि उससे कुछ प्रयोग असफल रहे थे, लेकिन वो सफल जो था संपन्न इंसान था, मतलब अच्छा पैसा वाला था। फिर पूछा जा सकता है अकबर का राजस्व मंत्री टोडरमल था, तो आप लिखिएगा हाँ सही है, यह कथन सही है। क्यों? क्योंकि राजा टोडरमल अकबर के दरबार में वित्त मंत्री और राजस्व मंत्री थे। तो देखिए ये सब आपका ये हो गया सही गलत में आ सकता है। और उसके बाद अब कुछ सब्जेक्टिव की तरफ चलते हैं कि देखिए ऐसा कुछ पूछा जा सकता है कि जागीर से आप क्या समझते हैं। तो आप ध्यान रखिएगा कि जागीर मध्यकालीन भारत में विशेष रूप से मुगल काल में एक प्रकार की भू अनुदान प्रणाली थी। मतलब जागीर जो था वो मुगल काल में एक प्रकार का भू अनुदान प्रणाली थी, जहां राज द्वारा किसी व्यक्ति यानी जागीरदार को वेतन के बदले में भूमि का एक टुकड़ा दिया जाता था। मतलब पहले क्या किया जाता था कि भूमि के मतलब वेतन के बदले भूमि का एक टुकड़ा जागीरदार को दे दिया जाता था। जागीरदार को इस भूमि से भू राजस्व वसूलने का अधिकार होता था, और जो जागीरदार जिसको बना दिया जाता था वो जा कर के उस जमीन पे उसको कर वसूल सकता था, राजस्व वसूल सकता था, लेकिन वह भूमि का मालिक नहीं होता था। लेकिन वो तो उसको दान में अनुदान में मिला था, तो जो जागीरदार जो होता है वो भूमि का मालिक तो नहीं होता था। यह व्यवस्था प्रशासन और सैन्य सेवाओं के बदले में अपनाई जाती थी, और ये जो व्यवस्था था वो प्रशासन और सैन्य सेवाओं के बदले में अपनाई जाती थी। अगर ये नहीं समझ में आएगा तो एक क्वेश्चन और बन सकता है ऐसा कि मुख्यमंत्री की नियुक्ति कैसे होता है। ये दोनों में कोई एक ही लिखने के लिए आएगा, तो आप लोग लिखिएगा कि मुख्यमंत्री की नियुक्ति राज्यपाल के द्वारा की जाती है। मुख्यमंत्री की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? राज्यपाल के द्वारा। ये ऑब्जेक्टिव में पूछा जाता है, तो ध्यान रखिएगा मुख्यमंत्री की नियुक्ति राज्यपाल के द्वारा की जाती है। राज्य विधानसभा चुनाव के बाद जिस राजनीतिक दल या गठबंधन को बहुमत प्राप्त होता है उसके नेता को राज्यपाल द्वारा मुख्यमंत्री के रूप में नियुक्त किया जाता है। मुख्यमंत्री राज्य सरकार का मुखिया होता है, और मुख्यमंत्री जो होता है राज्य सरकार का क्या होता है? मुखिया होता है, और वह राज्यपाल को अन्य मंत्रियों के नियुक्ति के लिए सलाह देता है। और राज्यपाल को मुख्यमंत्री बोलते हैं कि मेरे मुख्यमंत्री होने के बाद और इतने सारे मंत्रियों को भी मंत्री पद का शपथ दिलाना है। तो ये दो में से एक आने का पूरा चांस रहेगा। उसके बाद आपसे पूछा जा सकता है कि पृथ्वी के 3 परत हैं, उसका नाम बताइए। तो आप आसान भाषा में इसको लिख लीजिए कि पृथ्वी के 3 मुख्य परतें इस प्रकार है। पहला में लिखिएगा भू परपट्टी, उसको अंग्रेजी में क्रस्ट भी बोलते हैं। हाँ, दूसरा होता है मेंटल या उसको और क्रोड भी, और तीसरा होता है क्रोड। भू परपट्टी का जो सबसे ऊपरी और पतली परत है जिसमें महाद्वीप और महासागर शामिल है। मेंटल भूपर्पट्टी के नीचे स्थित है और यह पिघली हुई चट्टान मैग्मा से बना हुआ है। और क्रोड पृथ्वी का सबसे आंतरिक भाग है जो मुख्य रूप से निकल और लोहे से बना होता है, और इसे बाहरी क्रोड और आंतरिक क्रोड में विभाजित किया जाता है। तो आप इसको अच्छा से एक बार लिख लीजिए। पृथ्वी का 3 परत, तो पहला हो गया मेंटल है भूपर्पट्टी, पहला हो गया ऊपर भूपर्पट्टी, फिर हो गया मेंटल और तीसरा हो गया क्रोड। ठीक है, 3 नाम याद रखिएगा तो आपका जो भी होगा आ जाएगा। फिर आपसे पूछा जा सकता है कि मौसम और जलवायु में अंतर स्पष्ट करें। तो देखिए आपको पता होगा कि मौसम जलवायु हम लोग को बहुत सारे बार एक ही जैसा लगता है, लेकिन दोनों में अंतर भी है। तो अंतर क्या है? तो सुनिए, मौसम किसी विशेष स्थान पर थोड़े समय यानी कि कुछ घंटों से लेकर कुछ दिन तक रहता है के लिए वायुमंडल की तात्कालिक अवस्था को दर्शाता है, जैसे तापमान, जैसे कभी ठंडा लगेगा कभी गर्म लगेगा, आर्द्रता, कभी वर्षा होगा, हवा आदि। जबकि जलवायु किसी बड़े क्षेत्र में लंबे समय लगभग 25 से 30 वर्ष या उससे अधिक रहता है तक औसत मौसम पैटर्न को दर्शाता है। मौसम हर दिन बदल सकता है, जबकि जलवायु परिवर्तन आने में बहुत लंबा समय लगता है। देखिए मौसम और जलवायु में सिर्फ इतना चीज़ समझिए कि देखिए मौसम जो होता है तो मौसम बदलता है, जैसे कभी ठंडा आता है, कभी गर्मी आता है, कभी बरसात आता है, ठीक है। लेकिन जलवायु जो होता है ना, तो जलवायु कहीं का जल्दी बदलता नहीं है, वो समझिए आपकी परमानेंट रहता है। जैसे अभी हम लोग अगर चेन्नई की तरफ जाते हैं तो उधर गर्मी रहता है, तो गर्मी वहाँ हमेशा ही गर्मी रहता है। जैसे आप वेस्ट इंडीज़ जाएंगे दूसरा देश में तो वहाँ हमेशा गर्मी रहता है, तो गर्मी रहेगा। लेकिन अगर आप जम्मू कश्मीर की तरफ जाएंगे तो आपको जनरली हमेशा ठंडा ही रहता है। तो जलवायु जो है वो जल्दी बदलता नहीं है,
बहुत समय लगता है उसके लिए, लेकिन मौसम हर 3 महीने 4 महीने में बदलते थे। इतना आप समझ गए होंगे। और नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है कि मुगलों की भू राजस्व व्यवस्था के बारे में विस्तार से बताइए। तो आंसर होगा कि मुगल की भू राजस्व व्यवस्था आय का प्रमुख स्रोत थी, जिसे मुख्य रूप से माल या मालवाजू कहा जाता था। अकबर के शासनकाल में राजा टोडरमल द्वारा जब्ती या दहसाला व्यवस्था लागू की गई, जिसमें पिछले 10 वर्षों की औसत उपज और कीमतों के आधार पर भू राजस्व निर्धारित किया जाता था। यह व्यवस्था भूमि की उर्वरता के आधार पर वर्गीकृत थी, जैसे पोलज प्रतिवर्ष खेती वाली, परौती 1 या 2 साल में खेती वाली, और एक होता है छच्छर 3-4 साल में खेती वाली, और एक होता है बंजर 5 या अधिक साल से उसमें खेती नहीं की गई होगी। और भू राजस्व आमतौर पर उपज का 1/3 हिस्सा होता था, जिसे नगद या वस्तु के रूप में चुकाया जाता था। देखिए आपको क्या बोला कि जो भू राजस्व होता था वो 1/3 होता था। कितना होता था? 1/3 होता था। 1/3 मतलब अगर मान लेते हैं कि 9 kg हुआ, कितना kg हुआ? 9 kg हुआ। कितना kg हुआ? 9 kg हुआ। तो 9 का 1/3 कितना होगा? तो 9 का 1/3 निकालते हैं, तो 9 का 1/3 काट देंगे तो 3, कितना हो जाएगा? 3 kg। तो जितना भी वजन जितना भी होता था उसका 1/3 भू राजस्व में दिया जाता था। नेक्स्ट, और इस वीडियो का लास्ट राय है, अच्छा सा आप इसको सुन लीजिए। निश्चित रूप से ऐसा ही क्वेश्चन आने का पूरा चांसेस है। बाकी एक आध क्वेश्चन इधर उधर हो जाए तो नहीं पता, लेकिन ज़्यादातर है कि यही आने का पूरा चांसेस रहेगा। तो सुनिए आगे कि राष्ट्रकूट जो शासक थे तो कहाँ के थे ये पूछा जा सकता है। तो आप लोग लिख सकते हैं कि राष्ट्रकूट जो है वो पश्चिमी दक्कन के शासक थे। कहाँ के थे? पश्चिमी दक्कन के शासक थे। राष्ट्रकूट जो थे वो पश्चिमी दक्कन के शासक थे। फिर ये पूछा जा सकता है कि युद्ध में लूटे गए माल पर लगने वाला कर। तो देखिए उस समय जो राजा महाराजा लोग होते थे, जो युद्ध में सामान लूटा जाता था ना, तो युद्ध में लूटे गए माल पर जो लगने वाला कर होता था ना, उसको खुम्स कहते थे। पूछा जाएगा, हो सकता है खाली स्थान में पूछा जाए, फिल इन द ब्लैंक में पूछा जा सकता है कि युद्ध में लूटे गए माल पर लगने वाला कर को क्या कहते थे, तो उसको खुम्स कहते थे, याद रखिएगा। सेल का छोटे छोटे कणों में टूटना। तो आपसे पूछा जा सकता है कि सेल के छोटे छोटे कणों में टूटना जिसे क्या कहते हैं। तो सेल का छोटे छोटे में टूटना इसे अवसाद कहते हैं। क्या कहते हैं? अवसाद कहते हैं। भूकंप की तीव्रता और अधिकेंद्र से दूरी। तो आप लोग लिखिएगा कि अधिकेंद्र से दूरी बढ़ने पर भूकंप की तीव्रता धीरे धीरे क्या हो जाती है, तो कम। जितना भी जहाँ पर भूकंप जोन होता है, जहाँ पर भूकंप आता है, उसके बाद धीरे धीरे दूसरे दूर तक जाइएगा तो उधर क्या हो जाता है? भूकंप की तीव्रता कम हो जाता है ना। जैसे मान लेते हैं कि एक जगह कहीं पर भूकंप आया, सिंपल मान लीजिए कि नेपाल में भूकंप आया, तो नेपाल से जिधर भारत की तरफ आएंगे तो धीरे धीरे भारत की तरफ कम हो जाएगा कि नहीं। तो जहाँ पे भी भूकंप आता है धीरे धीरे उसका तीव्रता आगे दूरी बढ़ते बढ़ते कम हो जाता है। फिर पूछा जा सकता है, ये लास्ट क्वेश्चन है इस वीडियो का, कि भारतीय संविधान और व्यक्तियों का समानता। तो आपसे पूछा जा सकता है कि भारतीय संविधान सभी व्यक्तियों को कैसा अधिकार देता है। तो आप लोग एकदम आसान भाषा में लिखिएगा कि भारतीय संविधान सभी व्यक्तियों को समान अधिकार देता है। ये वीडियो क्लास 7 के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और बाकी आपका कौन सा एग्ज़ाम है, कैसे है, ये तो मेरे को नहीं पता, लेकिन आप हमको एक बार कमेंट में ज़रूर कर दीजिएगा, क्योंकि कुछ कुछ का तो हमको पता है, हम रूटीन डाले थे, लेकिन कुछ कुछ का हमको नहीं पता चला था। जैसे हिंदी में एक कन्फ्यूजन था कि किसी का 2-2 दिन हिंदी शायद हो गया था। तो आप लोग क्या करिएगा कि आप अच्छा से कमेंट करिएगा कि अभी आप लोग का देख करके पढ़िए बढ़िया से कि इसके बाद आपका कौन सा सब्जेक्ट का एग्ज़ाम है और कौन सा चैप्टर में या कौन सा क्वेश्चन में आपको प्रॉब्लम है। तो आप मेरे को कमेंट में लिखिएगा, तो हम उसके लिए आपको अच्छा से वीडियो बना देंगे। और आप लोग इसको अच्छा से पढ़िए और 2 बार कम से कम सुनिए इसको, और उसके बाद आप इसको आप लिख के एक बार प्रैक्टिस कर लीजिए। तो ठीक है, अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करिए, और जो दोस्त लोग हैं आपका उस सभी को भी आप फॉरवर्ड कर दीजिए, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग अच्छे से करके जाएँ। और कल जो एग्ज़ाम होगा, आज का एग्ज़ाम अगर अच्छा जाएगा तो कमेंट में लिखिएगा, और कल जो एग्ज़ाम होगा वो शाम में एक बार कमेंट में हमको जरूर लिख दीजिएगा। तो ठीक है, इस वीडियो को समाप्त करें। धन्यवाद। अच्छा लगेगा तो लाइक करिए, जो सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर लीजिए।